दड़ हो गया। ये निषेचन के लिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे प्राणी जगत जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है वर्ग एम्फीबिया। अब देखो वर्ग एम्फीबिया में जो जितने भी एनिमल्स आते हैं ना वो जल में भी पाए जाते हैं एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। यानी कि देखो जो एम्फीबिया उभयचर यानी कि उभयचर में जो जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। और देखो लेकिन इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। देखो इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता देखो जो एम्फीबिया के जो जंतु होते हैं ना वो जल में भी पाए जाते हैं एवं स्थल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। अब देखो इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर यानी इनकी जो बॉडी होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक भाग कौन सा होता है? हेड, और एक भाग कौन सा होता है? ट्रंक यानी कि सिर एवं धड़। कौन सा हो गया? एक सिर हो गया और कौन सा हो गया? धड़ हो गया। ये वाला हो गया सिर और ये क्या हो गया? धड़। यानी कि एम्फीबिया के जंतु का शरीर दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सिर में और दूसरा कौन सा होता है? ट्रंक्स यानी कि धड़ में। और देखो इन एम्फीबिया के जंतुओं में कुछ में पूंछ पाई जाती है। कुछ में पूंछ पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिलामेंडर, यानी कि सिलामेंडर में क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। मैं यही लिख देता हूं, यानी कि कुछ में पूंछ पाई जाती है, यानी कि कुछ में पूंछ पाई जाती है। कुछ में पूंछ पाई जाती है। जैसे किसमें? सिलामेंडर। सिलामेंडर में क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। इतना समझ में आ गया? यानी कि उभयचर जल एवं स्थल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इनका जो शरीर होता है दो भागों में डिवाइड होता है या दो भागों में बटा होता है। एक होता है सिर और दूसरे कौन से होता है? धड़ या ट्रंक। और आगे देखो कुछ जंतुओं में क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है। जैसे सैलामेंडर, एग्जाम्पल क्या हो गया? सैलामेंडर में पूंछ पाई जाती है और जो एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। अब देखो इसके आगे देखते हैं हम। देखो जो आपने कभी देखा होगा एम्फीबिया में मेंढक आता है। आपने कभी मेंढक को हाथ में लिया होगा, तो हाथ में लेते हो तब देखा होगा कि वो हमको क्या महसूस होता है? यानी कि मेंढक को जब हम हाथ में लेते हैं तो हमें वो गिदगिदा सा महसूस होता है। वो आपने कभी सोचा वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें उनकी जो त्वचा होती है ना उसमें स्किन में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या करती है? त्वचा को नम बनाए रखती है। देखो यानी कि इनकी स्किन में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्म ग्रंथियां। आप पूछ ले ये श्लेष्म ग्रंथियों का कार्य क्या हो गया? ये श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या करती है कि त्वचा को क्या करती है? नम बनाए रखती है। यानी कि त्वचा को नम बनाए रखती है। त्वचा को नम बनाए रखती है। श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है और वो क्या करती है? इनकी त्वचा को नम बनाए रखती है। आगे देखते हैं इनके
जो एम्फीबिया के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनमें कुछ में क्या पाई जाती है, विष ग्रंथियां भी पाई जाती है, यानी कि उनमें कुछ में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्यूफो, एग्जाम्पल कौन सा है, ब्यूफो, यानी कि कुछ में, कुछ की स्किन होती है ना, यानी कुछ में विष ग्रंथियां पाई जाती है, विष ग्रंथियां, विष ग्रंथियां, यानी कि जो कुछ जंतु होते हैं, कुछ जंतुओं की स्किन में, कुछ जंतुओं की, ऐसे लिख लो, कुछ जंतुओं की स्किन में, कुछ जंतुओं की स्किन में, कुछ जंतुओं की स्किन में, स्किन में विष ग्रंथियां पाई जाती है, विष ग्रंथियां क्या पाई जाती है, विष ग्रंथियां। अब देखो विष ग्रंथियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे ब्यूफो, एग्जाम्पल ब्यूफो, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ब्यूफो, ब्यूफो, ब्यूफो क्या है, मेंढक है। देख लो कुछ जंतुओं की स्किन में क्या पाई जाती है, विष ग्रंथियां। एग्जाम्पल पूछ ले भाई कौन से जंतु होते हैं जिसमें विष ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, ब्यूफो में विष ग्रंथियां पाई जाती है। और ये त्वचा को नम बनाए रखने के लिए इनकी स्किन में क्या पाई जाती है, स्लेक्स में ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, इनकी त्वचा को नम बनाए रखती है। अब आगे देखो, और देखो इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन किस किस के द्वारा होता है, इनमें रेस्पायरेशन स्किन के द्वारा भी होता है, लंग्स के द्वारा भी होता है, और क्या हो गया, एवं गिल्स के द्वारा भी होता है, यानी कि श्वसन या रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन किस किस के द्वारा होता है, देखो स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा एवं लंग्स के द्वारा, यानी कि त्वचा के द्वारा भी होता है, क्लोम्स के द्वारा भी होता है, एवं फेफड़ों के द्वारा भी इनमें क्या होता है, श्वसन होता है। स्किन, गिल्स एवं लंग्स तीनों के द्वारा इसमें क्या पाया जाता है, श्वसन होता है। आगे देखो, इसमें इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, देखो इनमें क्या पाया जाता है, दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो एम्फीबिया के जो जंतु होते हैं उनमें दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पाद, पाद का मतलब पैर, उनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जिनकी अग्रपाद एवं पश्चपाद। अग्रपाद में 4 अंगुलियां पाई जाती है एवं पश्चपाद में 5 अंगुलियां पाई जाती है। देखो इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, इनमें दो जोड़ी पाद। अब देखो इनमें दो जोड़ी पाद हो गए, यानी कि अग्रपाद एवं पश्चपाद, अग्रपाद एवं पश्चपाद, अग्रपाद एवं पश्चपाद। अब देखो पादों का मतलब क्या हो गया, पैर। अग्रपाद में 4 अंगुलियां, इसमें कितनी होगी, यानी कि 4 अंगुली, यानी कि इसमें 4 अंगुली पाई जाती है और इसमें 5 अंगुली पाई जाती है। इसमें कितनी पाई जाएगी, 5 अंगुली, यानी कि इसमें 5 अंगुलियां पाई जाती है और इसमें 4 अंगुलियां पाई जाती है। ध्यान रखना, इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, अग्रपाद एवं पश्चपाद। अग्रपाद में तो 4 अंगुली पाई जाती है एवं पश्चपाद में 5 अंगुली पाई जाती है। और देख लो कोई आपसे पूछ ले कि जो दो जोड़ी पाद है ना, इसका कार्य बताओ। अब कार्य देख लो, इसका कार्य, इसके दो कार्य, एक कार्य क्या होता है, जल में तैरने में सहायक, जल में तैरने में सहायक होते हैं, जल में तैरने में सहायक। और देखो, और स्थल में, यानी कि स्थल पर चलने में सहायक होते हैं, और स्थल पर चलने में सहायक, और स्थल पर चलने में सहायक, स्थल पर चलने में सहायक होते हैं, चलने में सहायक होते हैं।
स्थल पर चलने में सहायक होते हैं। दोबारा देख लो, इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, अग्रपाद हो गया एवं पश्चपाद हो गया। अग्रपाद में 4 अंगुलियां पाई जाती है एवं पश्चपाद में 5 अंगुलियां पाई जाती है। अब दो जोड़े पाद हैं, इनके कार्य देख लो कि जल में तैरने में सहायक होते हैं एवं स्थल पर चलने में सहायक होते हैं। अब तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो हार्ट होता है ना, हृदय 3 कोष्ठीय होता है। तो इसमें 2 तो ओरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, यानी कि इसमें 2 तो आलिंद पाए जाते हैं और एक क्या पाया जाता है, निलय पाया जाता है। देखो इसमें जो हार्ट होता है, इसमें हार्ट होता है जो क्या होता है, तो दो तो क्या पाए जाते हैं, आलिंद, 2 क्या पाए जाते हैं इसमें, आलिंद, और एक क्या पाया जाता है इसमें, निलय। कहने का तो हो गया, इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 तो आलिंद पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, एक निलय पाए जाते हैं। और देख लो, इनमें जो नेत्र होते हैं ना, नेत्र पलकों वाली होती है, यानी कि नेत्र पर, यानी कि नेत्र पलकों वाली होती है। देखो नेत्र पलकों वाली होती है, नेत्र पलकों वाली। और अगला पॉइंट देख लो इसमें, और क्या होते हैं, इसमें कान की जगह क्या पाया जाता है, कर्ण पटल पाया जाता है। किसकी जगह, कान की जगह इनमें क्या पाया जाता है, कर्ण पटल पाया जाता है। देखो कान की जगह, कान की जगह क्या पाया जाता है, कर्ण पटल पाया जाता है। कर्ण पटल क्या पाया जाता है, कर्ण पटल पाया जाता है। देखो नेत्र क्या होगी, पलकों वाली, और कान की जगह क्या हो गया, कर्ण पटल पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। नेत्र पलकों वाली और कान की जगह कर्ण पटल पाया जाता है, और हर्ट 2 आलिंद और एक निलय पाया जाता है। अब देखो इसका मुख्य लक्षण एक ये और देख लो, इसमें कलोयगा पाई जाती है या अवस्कर। कलोयगा को हम क्या बोलते हैं, अवस्कर भी बोलते हैं। क्या पाई जाती है, कलोयका। कलोयगा किसे कहेंगे हम, ध्यान रखना, इनकी आहार नाल जनन पद एवं मूत्राशय, यानी कि आहार नाल, जनन पद एवं मूत्राशय। देखो आहार नाल, आहार नाल, जनन पथ, आहार नाल हो गया, जनन पथ हो गया, एवं मूत्राशय। देखो ये तीनों जहां आकर के मिल जाते हैं, कौन कौन से, आहार नाल, जनन पथ एवं मूत्राशय, तीनों आकर के एक कोष्ठ में खुलते हैं या एक कोष्ठ में आकर के मिलते हैं, उस कोष्ठ को हम कलोयका या अवस्कर बोलते हैं। देखो उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोएका, क्लोएका, या उसको हम क्या बोलते हैं, अवस्कर। ध्यान से देख लो, आहार नाल हो गया, जनन पथ हो गया, एवं क्या हो गया, मूत्राशय हो गया। आहार नाल, जनन पथ एवं मूत्राशय तीनों आकर के जिस जगह पे मिलते हैं या जिस कोष्ठ में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका या अवस्कर बोलते हैं। अब देखो इससे आगे देखो, हम देखते हैं कि इनमें जो निषेचन होता है ना, ब्राय होता है, यानी कि निषेचन ब्राय, इसको आईएमपी कर लो। इसमें यह लिख रहा हूं, इनमें जो निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, निषेचन ब्राय होता है। और क्या बताएंगे इसमें, नर एवं मादा, नर एवं मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर एवं मादा, ध्यान रखना, नर एवं मादा यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इतना समझ में आ गया।
यानी कि निषेचन प्राय होता है, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। और ध्यान रखना इसमें जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट, यानी कि जो परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। हम लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देख लो नीचे लिख देता हूं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देखो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। आगे सुन रहे, यानी कि जिनमें परिवर्तन होता है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। अब देखो आगे देखते हैं, इनमें ये जो एनिमल्स होते हैं ना, कौन से एम्फीबिया के, ये कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, ये जो एम्फीबिया के एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, असमतापी। असमतापी का अर्थ क्या हो गया कि इनके जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, या इनके शरीर का जो तापमान होता है, यानी कि वातावरण के अकॉर्डिंग या वातावरण के अनुसार घटता एवं बढ़ता रहता है। हम देखो लिखते हैं असमतापी। अब देखो असमतापी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, एवं उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोइकिलो थर्मल भी बोलते हैं, एवं इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, शीत रुधिरधारी भी इसको हम बोलते हैं। कितने नाम हो गए देखो, असमतापी के नाम से भी जानते हैं इसको, कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं इसको, और पोइकिलो थर्मल भी बोलते हैं इसको, एवं शीत रुधिरधारी भी बोलते हैं। यानी कि चारों नाम किसके हो गए, असमतापी के होते हैं। और इसमें क्या होता है, यानी कि वातावरण के अनुसार इनके शरीर का तापमान घटता एवं बढ़ता रहता है। यानी कि वातावरण के अनुसार शरीर का तापमान घटता एवं बढ़ता रहता है। वातावरण के अनुसार इनके शरीर का तापमान घटता एवं बढ़ता रहता है। इनके शरीर का तापमान घटता एवं बढ़ता रहता है, घटता एवं बढ़ता रहता है। देखो अब देखो यहां हो गया इसकी थ्योरी कंप्लीट। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में देखो आपने देखा होगा, आपने जो साधारण मेंढक होते हैं ना, साधारण मेंढक जो अपन देखते हैं, इसको हम वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राना टिग्रिना। और राना टिग्रिना इसका लार्वा क्या हो गया, हम इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। तो अभी तो हमने बोला था कि जिसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि जो परिवर्तन होता है किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखते हैं, यानी कि मेंढक होता है जो अपन देखते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राना टिग्रिना। देखो, और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं हम, जो इसका लार्वा होता है उस लार्वा को बोलेंगे हम एडल्ट। इसका लार्वा कैसा होता है, इसके लार्वा क्या बोलेंगे, टेडपोल। देखो दोबारा देख लो, मेंढक होता है मेंढक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राना टिग्रिना। इसका लार्वा क्या बोलेंगे, टेडपोल लार्वा बोलते हैं। अब देखो इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, क्या, हाइला को क्या बोलेंगे, वृक्ष मेंढक, यानी कि वृक्ष का मेंढक। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, इक्थियोपिस को क्या बोलेंगे, यानी कि पाद रहित उभयचर, यानी कि उसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। और एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्या बताया था, सैलामेंडर। उस सैलामेंडर में क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, ठीक है ना। और देखो जो सैलामेंडर होता है उसका जो लार्वा होता है, सैलामेंडर हो गया, उसका जो लार्वा होता है, जो लार्वा को हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेटल। ध्यान रखना,
सैलामेंडर, सैलामेंडर के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेटल। जो एक्सोलेटल होता है ना, नियोटेनी, नियोटेनी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आपको यहां से ये पूछ ले कि नियोटेनी क्या होती है, ध्यान रखना कि जब कोई जो एनिमल्स होता है ना, अपनी लार्वा अवस्था से जब एडल्ट में परिवर्तन होगा, तो जब वो एडल्ट में परिवर्तन होता है तो लार्वा के कुछ लक्षण एडल्ट अवस्था में रह जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी बोलते हैं। अब एग्जांपल दूसरा देख लो। एक एग्जांपल क्या होगा? मेंढक का। दूसरा एग्जांपल देख लो, हाइला। हाइला को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष मेंढक। हाइला को हम क्या बोलेंगे? वृक्ष मेंढक। अब तीसरा एग्जांपल देख लो, इक्थियोपिस। इक्थियोपिस, इक्थियोपिस, इक्थियोपिस को क्या बोलेंगे? पाद रहित उभयचर, यानी कि इसमें जो पैर होते हैं ना, पाद रहित उभयचर, यानी कि इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। 3 एग्जांपल हो गए। मेंढक का राना टिकरी का, इसका लार्वा क्या हो गया? टेडपोल। दूसरा एग्जांपल हो गया हाइला, इसको क्या बोलते हैं? वृक्ष मंडल, मेंढक। तीसरा हो गया इक्थियोपिस, इसको हम क्या बोलेंगे? पाद रहित उभयचर। इतना समझ में आ गया? देख लो एक बार। अब इसको मिटाने देता हूं मैं, और इसका एक जो मोस्ट एग्जांपल है वो देखते हैं हम। कौन सा? सैलामेंडर वाला। देखो सैलामेंडर, वो जो इसका लार्वा क्या हो गया बताओ? इसका लार्वा हो गया एक्सोलेटल। जो एक्सोलेटल लार्वा होता है वो क्या करता है? नियोटेनी प्रदर्शित करता है। देखो इसका एग्जांपल अगला एग्जांपल क्या हो गया? सैलामेंडर। सैलामेंडर, सैलामेंडर, ये देखो इसका लार्वा क्या हो गया? एक्सोलेटल। एक्सोलेटल, एक्सोलेटल। अब देखो ये एक्सोलेटल है ना, ये क्या करता है? नियोटेनी प्रदर्शित करता है। नियोटेनी, एक्सोलेटल क्या करता है? नियोटेनी प्रदर्शित करता है। अब कोई यहां से पूछ ले कि नियोटेनी क्या होती है, दोबारा देख लो। यानी कि जब भी कोई जो एनिमल्स होता है ना, अपनी लार्वा अवस्था से एडल्ट में परिवर्तन होता है। एडल्ट का मतलब जवान या वैक्स, यानी कि जवान में जो वैक्स में परिवर्तन होता है, तो उस एडल्ट में लार्वा के कुछ लक्षण चले जाते हैं या शेष रह जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी बोलते हैं। देखो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।